Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and today I am going to start mechanical engineering and civil engineering common subjects known as engineering mechanics. Engineering mechanics, which is the very much basic subjects in engineering. To understand the higher level studies, higher level subjects in engineering, यू मस्ट अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आपको हायर लेवल सेमेस्टर्स में अगर आपको सब्जेक्ट समझना है और उनको इजी करना है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वो बेसिक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसी मैकेनिक्स है जिसके आधार पे आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। आप अगर बात करो न्यूटन की जो मैकेनिक्स है वही न्यूटन की मैकेनिक्स को यहाँ कैरी की जाएगी और उसी चीज को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है, बट थोड़ी सी डिफरेंट वे में चीजों को। जो 9th 10th 11th 12th में जो आपने पढ़ के आया हो, जो आप लोग पढ़ के आए हो, उनको ही थोड़ा इम्प्रूव करने की यहाँ पे जरूरत है। और डिफरेंट ट्रस्ट को भी इंक्लूड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कुछ चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, कुछ लेवल इंप्रूव हो जाएगी। और ये जो लेवल यहाँ इंप्रूव होगी आपको हायर स्टडीज में बहुत ही हेल्प करने वाली है। जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं और या जो लोग इंजीनियरिंग सेमेस्टर्स में हैं, उनके सेमेस्टर्स में जो भी सब्जेक्ट्स मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में आने वाली है, या फ्लूइड मैकेनिक्स हो जो कि कॉमन सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉमन सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक मशीन कॉमन सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझे आप हायर स्टडीज में और हायर सेमेस्टर्स में या गेट की जो एग्जाम होती है उसके अंदर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये उम्मीद करता हूं कि ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा और आप सब अपनी अपनी जो ड्रीम है आप उसको पूरा करने में सक्षम होंगे। और मेरे साथ जो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की कोर्स है और एज ए सब्जेक्ट है जो कि गेट और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए जितना हेल्पफुल हो सकता है मैं यहाँ पे पूरा कवर करूंगा। एक ब्रॉड वे में एक अच्छे तरीके से इसको कवर की जाएगी। एक सरफेस लेवल पे स्टडी नहीं होगी। जितनी रिक्वायरमेंट गेट के लिए है और जो आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उतना कवरेज यहाँ पे होगा। बट उससे पहले कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है, बिकॉज ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा इंजीनियरिंग के ऊपर। तो क्यों ना मैं इंजीनियर्स से ही स्टार्ट करूं कि वाई आर वी कॉल्ड इंजीनियर्स। ओके, तो आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम वर्किंग इन रॉकेट साइंस एंड क्वांटम मैकेनिक्स राइट नाउ। रॉकेट साइंस में मेरा इंटरेस्ट है और इन फ्यूचर मैं उसी में रिसर्च करने की सोच भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। और फ्यूचर्स रॉकेट साइंस को मैं आगे इंडिया में लेके जाना चाहता हूँ। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो भी लोग कर रहे हैं वो कॉमन दोनों के लिए ये चीजें हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो यहाँ पढ़ के जाएंगे यहाँ से, मैं फाइनली अप्रैल महीने में रॉकेट साइंस का कोर्स लॉन्च करूंगा, क्योंकि मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ और आगे कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को आगे लेके चल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं रॉकेट साइंस में, जैसे कंबस्टन इनस्टेबिलिटी है, तो उन चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ एज ए रिसर्च पोर्सन। और डिफरेंट स्टेजिंग है और केमिकल प्रोपेलेंट्स वगैरह हैं। तो कहीं ना कहीं देश को स्पेस में आगे ले जाने की हमारी इच्छा है और मैं यही चाहता हूँ जो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। तो उसी चीज को मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, आगे लेके जाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं इसके बाद जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कुछ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कर लूंगा ताकि आपकी बेस थोड़ी अच्छी हो जाए। जो लोग रॉकेट साइंस की कोर्स करना चाहेंगे मार्च अप्रैल महीने में 2022, वो मोस्ट वेलकम है, वो आके करेंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि वो रिसर्च पोर्शन पे होगी। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके मैं उसको चलूंगा रॉकेट साइंस को। और क्वांटम मैकेनिक्स भी मैं लेके आऊंगा, क्योंकि उसमें भी मेरी काम जो मैंने वर्क है, मेरा वर्क है क्वांटम मैकेनिक्स से भी रिलेटेड है। आपने सुना होगा जो गॉड्स पार्टिकल है, काई 3p पार्टिकल्स है, बैरियंस है, हिग्स बोसॉन वगैरह जो आपने सुना है, जो कि पार्टिकल एक्सीलरेटर जो जनेवा में जो मेन उसकी रिसर्च हो रही है, मेगा प्रोजेक्ट है साइंस की। तो इनसे चीजें होंगी, आगे डिस्कस करते रहेंगे। बट राइट नाउ मैं इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट जो कि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में कॉमन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। और फाइनली इसके आगे अगर मैं मूव करूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेके आऊंगा, जो कि कॉमन है सारी ब्रांचेस के लिए, है ना। ये तो दो ब्रांचेस में मेनली आपको पढ़ने को मिलता है। और अगर बात करूं इंजीनियरिंग करिकुलम में तो फर्स्ट ईयर में ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। इंजीनियरिंग करिकुलम के फर्स्ट ईयर में ही आप इसको पढ़ने लगते हैं। तो जो लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए तो पूरा ही चीजें हैं,
जो आपको पढ़ना है टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगी तो वो कवर कर लेंगे। और जो गेट के हैं तो गेट वाले इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है दोनों के लिए ये, तो वहां से इनकी कवरेज हो जाएगी। तो पूरे तरीके से देखो तो आपको कवर हो रहा है और बहुत ही बेस्ट वे में यहाँ पे कवरेज होगा, बहुत ही बेस्ट वे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उससे पहले मैं कुछ कुछ पहले इसकी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंजीनियर्स, तो वाई आर वी कॉल इंजीनियर्स? इंजीनियर्स ये वर्ड जो है ना इंजीनियर, ये कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से, क्या ये इंजन से आया है? तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर्स क्या है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आएंगे। वाई आर वी कॉल्ड इंजीनियर्स? ओके, क्यों इंजीनियर्स कहे जाते हैं हम? वाई आर वी कॉल्ड इंजीनियर्स? क्यों? तो आपको अगर ऐसा लगता है कि इंजन, इज इट फ्रॉम इंजन? नो। वाई? क्या ये इंजन से है? जो स्टीम इंजन जेम्स वाट की आप सुनते हो कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज की, शायद उस इंजन से इंजीनियर वर्ड आया है? नो, ये सही नहीं है। इंजन केम इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में इंजन आई थी। बट अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग एज ए प्रोफेशन केम सेंचुरीज बिफोर। इंजीनियरिंग अगर प्रोफेशन की बात करूं तो ये तो बहुत ही शताब्दी पहले से आ चुकी है। तो ये जो बात है कि द वर्ड इंजीनियर डजंट टेक केयर और डजंट लिंक विथ इंजन, इंजन से कोई लेना देना नहीं है। जो इंजीनियर है, ये इंजीनियर एज ए प्रोफेशन सेंचुरीज बिफोर, बहुत ही शताब्दी पहले आ चुकी है। और इंजन तो 19th सेंचुरी में, इंजन जो आई थी वो 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में आई थी। इंजन जो है वो 19th सेंचुरी में आई थी। ठीक है, तो कोई इसका लेन देन नहीं है, ये दोनों वर्ड का, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो इंजीनियर इज नथिंग टू डू विथ इंजन। तो फिर इंजीनियर कैसे आया? तो इंजीनियर वर्ड की जो इस उत्पत्ति है, ये एक लैटिन वर्ड है इंजीनियम। इंजीनियम एक लैटिन वर्ड है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। लैटिन वर्ड इंजीनियम, लैटिन वर्ड इंजीनियम, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, और ये लैटिन वर्ड इंजीनियम का जो मतलब होता है वो, इसका मतलब होता है इंजीनियस। इंजीनियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियस? इंजीनियस का मतलब होता है समवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम दैट इल्यूड नॉर्मल पर्सन। ऐसा समवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो जो कि नॉर्मल पर्सन के लाइफ को इल्यूड करता हो। तो समवन, समवन लैटिन वर्ड, इसका मतलब जो होती है वो इंजीनियस होता है, इंजीनियस। ठीक है, और इंजीनियर्स का जो मतलब निकल के आती है वो समवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम दैट इल्यूड नॉर्मल पर्सन। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किसी में है सोसाइटी के लिए, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स वर्ड यहां से आया, इसका मतलब निकल के आता है। तो इंजीनियम इज ए लैटिन वर्ड, उसका मतलब इंजीनियर्स, एंड इंजीनियर्स का मतलब होता है क्या? समवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम दैट इल्यूड द नॉर्मल पर्सन। ओके, यहां से अभी स्टार्ट हो रही है। फिर आगे देखिए, फिर इसी इंजीनियम से, ये जो इंजीनियम है, यही इंजीनियम से एक वर्ड निकल के आती है इंजीनियर। इंजीनियर एक वर्ड निकल के आती है इंजीनियर। ठीक है, ये इंजीनियर एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। और ये जो फ्रेंच वर्ड है इंजीनियर, ये इंजीनियर राइट नाउ आज भी फ्रांस में इंजीनियर के लिए यूज की जाती है। ये वर्ड आज भी इंजीनियर जो है फ्रांस में आज भी इंजीनियर के लिए यही वर्ड यूज की जाती है। अभियंता के लिए यही वर्ड यूज किया जाता है वहां पे फ्रांस में। ठीक है, और यहां से एक इंग्लिश वर्ड निकल के आती है जो आप जानते हो, यहां से एक इंग्लिश वर्ड निकल के आती है, इंग्लिश वर्ड, इस फ्रेंच वर्ड से इंग्लिश वर्ड निकल के आती है जो आप जानते हो इंजीनियर। ये है इंजीनियर की कहानी, ये कहानी है। वाई आर वी कॉल इंजीनियर्स? अगर कोई आपसे पूछे तो नथिंग टू टेक केयर और नथिंग टू डील विथ इंजन, इंजन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले बताया इंजन जो है वो 19वीं शताब्दी में आई थी, और इंजीनियरिंग और इंजीनियर एज ए प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन की बात करोगे तो ये कई शताब्दी पहले आ चुकी है। तो कोई इंजन से लेना देना नहीं है। तो फिर क्या है इसकी कहानी? इंजीनियम एक लैटिन वर्ड है, और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का मतलब होता है समवन who solves problem that elude the normal person, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है।
और नॉर्मल पर्सन की लाइफ को इजी कर दे। अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो किसी की प्रॉब्लम को, तो क्या हो जाएगी, लाइफ इजी हो जाएगी। तो इंजीनियर्स, और इसी इंजीनियम से एक वर्ड निकल के आती है इंजीनियर। इंजीनियर ये एक फ्रेंच वर्ड है, और आज भी फ्रांस में इंजीनियर के लिए यही वर्ड यूज किया जाता है ना, फ्रेंच टर्म तरीके से दिख रहा है, फ्रेंच वर्ड है ना, ये मैंने बताया पहले। और इससे इंग्लिश वर्ड निकल के आती है जिसका मतलब है इंजीनियर। ये है इंजीनियर की कहानी, ऐसे इंजीनियर वर्ड आया है। तो आपको पता चल गया, इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, आपको क्लियर हो गया कि यस इंजीनियर का मतलब क्या होता है, मतलब इंजीनियर ये शब्द कैसे आया, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत लोग आपसे पूछ दे, तो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ दी जाती है कि क्या इंजीनियर वर्ड जो है वो इंजन से मिलता जुलता है, क्या क्या वहां से आया है क्या, इंजन से इंजीनियर, तो आप सीधा मना कर देंगे नहीं। आप जो कहानी मैंने बताई वो उनको बता देंगे, ऐसे बता देंगे। और इंजीनियर वर्ड यहां से आई। इंजीनियर्स का मतलब समवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम दैट इल्यूड द नॉर्मल पर्सन। तो लेट अस बी इंजीनियर्स, इंजीनियर्स बने एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे एंड इमेल्यूरेट द लाइफ ऑफ ऑल, हर किसी के लाइफ को आसान करे। और यही इंजीनियर का काम भी, आप जानते हो आज एसी आ चुकी है, एयर कंडीशनिंग, आप आरएसी में मैं पढ़ाऊंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो क्या है, एसी से आप बगल सराउंडिंग एनवायरनमेंट को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर लेते हो। और अपनी लाइफ जो गर्मी है, तो चीजें गर्मी के दिन में आप टेम्परेचर कम कर सकते हो रूम का, और आसान हो जाती है चीजें आपके लिए, रूम में रहना। तो सारी सी बात है, इंजीनियर ने ही सारी चीजों को किया है। तो समवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम मैंने पहले बताया, दैट इल्यूड द नॉर्मल पर्सन। तो इसीलिए लेट अस बी इंजीनियर्स, इंजीनियर्स बने, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करे एंड एमेल्यूरेट द लाइफ ऑफ ऑल, हर किसी का लाइफ को एमेल्यूरेट करे, ठीक है, इससे आसानी करे, लोगों की लाइफ को आसान करे, है ना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये है मतलब इंजीनियर का, और इंजीनियर्स जो ऐसे आई ये वर्ड, ये समझ में आई, ठीक है। इंजीनियर आपको पता चल गया। कोई पूछे आपसे व्हाई आर वी कॉल्ड इंजीनियर्स, तो आप बताएंगे जो कहानी मैंने बताई। अब क्वेश्चन आती है इंजीनियर क्या है, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था इंजीनियर के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आपको और मैं बता दूं, ताकि आज के बाद कभी कोई आपसे पूछे तो आप बता देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में कॉमन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो आपको जानना भी जरूरी है। थोड़ी सी मैं चीजें यहाँ पे बताऊंगा मैकेनिकल सिविल के बारे में, उसके पहले मैं इंजीनियर वर्ड को बता दूं। इंजीनियर और इंजीनियरिंग, इंजीनियर तो मैंने बता दिया, अभियंता, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या है, अगर इंजीनियरिंग को समझना है तो पहले साइंस को समझो। साइंस क्या है, बिकॉज साइंस से निकल के इंजीनियरिंग आई है ना। तो साइंस की बात करो तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच, एक अप्रोच है। और कैसा अप्रोच है, सिस्टमैटिक, कुछ व्यवस्थित चीजों है, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना है। साइंस इज ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क, इस दुनिया में चीजें कैसे काम कर रही हैं, उसके रूल्स को डिस्कवर करना, उनके रूल्स को बनाना, उनके लॉज को बनाना, यही साइंस है। लेकिन ऐसे साइंस के लॉज नहीं बन जाती हैं, ऐसे आपको थ्योरी नहीं बन जाती है, उसकी भी एक स्टेप होती है। तो 4 स्टेप है जिसके थ्रू, इंजीनियरिंग आने से पहले मैं साइंस को आप बता दूं कि थ्योरी और प्रिंसिपल्स जो आप सुनते हो ना, बर्नौली थ्योरम सुनते हो, डिफरेंट थ्योरम सुनते हो, प्रिंसिपल सुनते हो, वो कैसे बनती हैं। तो इसके लिए पहले इंजीनियरिंग से पहले मैं साइंस के बारे में आपको बताऊं कि साइंस, ठीक है। और इसकी कहानी और भी है कि कैसे कैसे ये वर्ड आया, लैटिन वर्ड साइंटिया है ना, साइंटिया का मतलब नॉलेज होता है। तो बहुत उन चीजों पे नहीं जाना अपने को, ठीक है, वो बहुत ही बेसिक हो जाएगा, 11th 12th क्लास के बच्चे जानते हैं वो। बट अगर आपको वो भी जानना है कहानी की, साइंस की कहानी क्या है, तो भी बता दूंगा कि सीरे वर्ड से क्या है, सीरे क्या है, साइंटिया क्या है, विजनन क्या है, इल्म क्या है, वो साइंस की हिस्ट्री है कि साइंस वर्ड कैसे मिलते जुलते हैं। बट साइंस को आप अगर यहाँ से देखना चाहें तो मैंने क्या बताया, साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच। अप्रोच सिस्टमैटिक होगी, एक लॉजिकल होगी, टू डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क। क्या डिस्कवर करना है, इस दुनिया में चीजें कैसे काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं उसको डिस्कवर करना है। और साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, उसको रूल्स, फिजिक्स के रूल्स में बनाते हैं, और उसी को आप लॉज ऑफ फिजिक्स के रूप में जानते हो। जो रूल्स डिस्कवर करते हैं उसी को आप लॉज ऑफ फिजिक्स के रूप में जानते हो, जो साइंस में डिस्कवर की जाती है रूल्स को, ठीक है। तो ये साइंस है। साइंस के 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, आप ध्यान रखेंगे, 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में साइंस आगे बढ़ती है। फर्स्ट स्टेप्स अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेप एजम्पशन है ना, ये बोलोगे ऐसा कुछ नहीं है, साइंस एजम्पशन से आगे नहीं बढ़ती है। साइंस स्टार्ट होती है, साइंस स्टार्ट्स विद क्वेश्चन, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है साइंस, प्रश्न से स्टार्ट होता है, एजम्पशन से नहीं। यस
यस, यू टेक एजम्पशन बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय एजम्पशन लेते हो टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, है ना। लेकिन साइंस एजम्पशन से स्टार्ट नहीं होती है, साइंस क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, ध्यान रखेंगे। साइंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने आई, अब आप n नंबर ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं बनाओगे। n नंबर ऑफ हाइपोथेसिस, जितना मन करे आप हाइपोथेसिस बना लो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए, कि इसका ये सॉल्यूशन होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। आप बहुत सारे हाइपोथेसिस बना लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप हाइपोथेसिस बनाओगे, क्या क्या सही हो सकते हैं। आप सोचोगे ना कि ये भी सही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा भी हो सकता है। तो जितना आंसर बनाना है बना लो। हाइपोथेसिस बनेगी, हाइपोथेसिस, ठीक है, ये हाइपोथेसिस बन गई। अब हाइपोथेसिस तो बन तो गई, अब आंसर कौन है उसमें, इस क्वेश्चन का आंसर, रिजल्ट क्या है, सही रिजल्ट कौन सा है। तो एक्सपेरिमेंट करोगे। तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप, जितना अच्छा क्वेश्चन की डिजाइनिंग होगी, जितना अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करोगे, उतना जल्दी आप रिजल्ट के पास पहुंचोगे, थ्योरी के पास पहुंचोगे, प्रिंसिपल के पास पहुंचोगे। इसीलिए डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिजाइन करना, क्वेश्चन का डिजाइन, कैसा बेहतरीन क्वेश्चन आप डिजाइन कर रहे हो, जितना अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करोगे उतना आप रिजल्ट के पास होगे, उतना आप आंसर के पास होगे। इसीलिए क्वेश्चन का डिजाइन करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करना बहुत जरूरी है, तब आप कम से कम हाइपोथेसिस में, कम से कम एक्सपेरिमेंटेशन में आप आंसर के पास पहुंच जाओगे। लेकिन आपने क्वेश्चन अगर ऐसा डिजाइन कर दिया कि उसके अंदर हाइपोथेसिस बहुत सारे बन गए, तो बहुत सारे हाइपोथेसिस की एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें फिर कटपीट की चीजें आएंगी, तो कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगी चीजें, है ना। इसीलिए क्वेश्चन की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुड क्वेश्चन अगर आप डिजाइन किए हो तो आंसर के पास पहुंचना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस हो गई, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपने हाइपोथेसिस बहुत सारी बना ली, ठीक है, उसको हर एक्सपेरिमेंट से आप चेक करने की कोशिश किए। आपने एक हाइपोथेसिस आपने ऐसा लिया और एक्सपेरिमेंट से वो चेक हुआ और वो आपको लगता है कि वो रिजल्ट है, वो आंसर है, तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और करेंगे कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू ये हाइपोथेसिस जो मैंने चुना है, ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, ये गलत हो सकता है क्या। जितने एक्सपेरिमेंट करना है आप करके देख लो इसको। अगर ये किसी भी एक्सपेरिमेंट से गलत साबित नहीं हुआ, ये हाइपोथेसिस जो आपने एक चुना है, बहुत सारे हाइपोथेसिस आपने बनाया था, उसमें से किसी एक हाइपोथेसिस ने आपको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है कि हाँ ये सही है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही है, तो फिर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करोगे और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूफ करने की कोशिश करो कहीं ये गलत हो सकता है क्या। तो अगर गलत हो गया तो फिर दूसरा हाइपोथेसिस बनाओ, अगर गलत नहीं हुआ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी, तो वही हाइपोथेसिस आपका रिजल्ट बनेगा। मतलब रिजल्ट मतलब वो थ्योरी बन जाएगी आपकी, वो प्रिंसिपल बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। वही थ्योरी वही प्रिंसिपल बन जाएगा। ऐसे साइंस मूव करती है। ये साइंस स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के लिए आप डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाओगे, बहुत सारे हाइपोथेसिस बना लोगे, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। अब वो आंसर कौन सा सही है, एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करके आपने किसी एक हाइपोथेसिस को सेलेक्ट किया कि ये आंसर है। अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कहीं ये गलत तो नहीं है जो हमने चुना है हाइपोथेसिस को। अगर सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप इसको काट नहीं पाए, इस हाइपोथेसिस को जो आपने चुना है, तो वही रिजल्ट बन जाएगा, वही थ्योरी बन जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि क्वेश्चन की डिजाइन अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करोगे उतना जल्दी आंसर के पास पहुंचोगे आप, उतना जल्दी रिजल्ट के पास पहुंचोगे। इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ए क्वेश्चन इन सच ए वे दैट इट इज वेरी मच नियर टू रिजल्ट। तो अच्छी क्वेश्चन की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में। इसीलिए मैंने बताया था साइंस इज ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क, ठीक है। तो ये है साइंस, और साइंस की स्टेप्स ऐसे प्रिंसिपल्स और थ्योरी बन के आती हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये साइंस की स्टेप्स हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में आते हैं। क्या है इंजीनियरिंग, ये लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेप्स साइंस की है जिसके थ्रू एक रिजल्ट आती है, एक प्रिंसिपल, एक थ्योरी बन के आती है, ठीक है ना। साइंटिस्ट जो है लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं इसके थ्रू, और उस रूल्स को ही आप लॉज ऑफ नेचर बोलते हैं, तो वो नेचर के लॉ हो जाते हैं। जैसे बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ा है ना। और लॉज में थोड़ा अंतर है, थ्योरी लॉज प्रिंसिपल में लॉज थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है। लॉज के लिए कहानी अलग है, मैं लॉज का बता दूंगा अलग से, बट लॉज थोड़ी अलग होती हैं। लॉज का जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है, अगर आप ध्यान रखोगे।
लॉज जो है अगर मैं बात करूं आपसे तो उसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं उसको अलग से डील करूंगा। लॉज जब मैं न्यूटन लॉ वगैरह जब आऊंगा ना तो मैं उस समय उसकी कहानी बता दूंगा आपसे। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग इज द साइंटिफिक नॉलेज, है ना, अप्लीकेशन। अब अप्लीकेशन पे आ रहे हो आप, साइंस आपने पढ़ ली, इंजीनियरिंग में यही तो है। इंजीनियरिंग और बीएससी में क्या अंतर है? इंजीनियरिंग की बुक देखोगे तो आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, अप्लाइड पोर्शन है, अप्लाइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स, अप्लाइड हाइड्रोलिक मशीन, अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स। लेकिन बीएससी में भी वो चीज पढ़ी जाती है, लेकिन वहां अप्लीकेशन नहीं होता है, वहां अप्लाइड उन बुक में नहीं लिखा रहता है, उनकी किताबों में अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं लिखा होगा। तो इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिकल अप्लीकेशन, अप्लीकेशन ऑफ किसका? जो मैंने साइंस बताया, ऑफ साइंस, एंड जो आप कॉन्सेप्ट गैदर कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट आपने निकाला है, प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड कॉन्सेप्ट इन फिजिकल रियलिटी। रियलिटी में चीजें दिखेंगी, जैसे गाड़ी, जैसे स्कूटर्स, जैसे कार्स, चीजें रियलिटी में दिखेंगी। तो इंजीनियरिंग का मतलब प्रैक्टिकल अप्लीकेशन है। साइंस एंड कॉन्सेप्ट जो आप गैदर किए हो, जो आपने सीखा है इतने सालों के दौरान, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और लोगों के लिए चीजों को सिंपल करना है ना। चीजों को लाके, जैसे आप गाड़ी है तो एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो डिस्टेंस गाड़ी के थ्रू जाएगा तो जल्दी कवर हो जाएगी ना, तो चीजें आसान होगी ना लोगों के लिए। इसीलिए मैंने बताया था इंजीनियर्स, समवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखेंगे। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड कॉन्सेप्ट इन फिजिकल रियलिटी। ओके, और कैसे डिफाइन कर सकते हो? इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्विंग प्रॉब्लम इन द रियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू आप क्वेश्चन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, यही इंजीनियरिंग है। बट बीएससी में ये चीजें एप्लीकेशन वाली पोर्शन नहीं आती है। वो लोग भी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, बट वो अप्लाइड वाला पोर्शन नहीं पढ़ते हैं। उनका एप्लीकेशन जो समाज में होना है, फिजिकल वर्ल्ड में होना है, वो नहीं है। इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन की पोर्शन बात की जाती है, अप्लाइड पोर्शन है, अप्लीकेशन होगा उसको, रियलिटी में चीजें आने वाली है, दिखेंगी वो रोड पे चीजें, है ना। चाहे एसी हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, दिखेंगी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में। बट बीएससी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, उनकी बुक्स में अप्लाइड नहीं होती है पोर्शन। अप्लाइड मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उनके भी मैथमेटिक्स आती है, लेकिन वो अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं होती है। वो पढ़ते हैं एक लिमिट तक, बस वहीं तक रह जाएगी, आप अप्लाई करोगे। ये है इंजीनियरिंग, आप उसको लाओगे, रोड पे लाओगे। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आईसी इंजीनियर पढ़ रहे हो, उसको रोड पे लाओगे, उसका कॉन्सेप्ट रोड पे आएगी, वो चलेगी गाड़ी, वो फिजिकली चीज दिखने वाली है ना। तो ये है इंजीनियरिंग, ये ध्यान रखेंगे। ये सब बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये इंजीनियरिंग का मतलब समझ में आ गया आपको कि इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड कॉन्सेप्ट इन फिजिकल रियलिटी, ठीक है। साइंस का प्रोसीजर मैंने बता दिया और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साइंस का ही है। तो साइंस जानना जरूरी था कि साइंस क्या है, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन हो रहा है ना इंजीनियरिंग में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड कॉन्सेप्ट। तो ये ध्यान रखेंगे। इंजीनियरिंग लिख दूं मैं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली चीज बात हो रही है, देख रहा हूं ना, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, एकदम कॉन्सेप्ट आपको लेके चल रहा हूं। अदरवाइज मैं अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सीधा स्टार्ट हो जाता तो आपको ये चीज छूट जाती। तो एक बेसिक बनाते चल रहा हूं, आपको सारी चीज क्लियर रहेंगी। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड कॉन्सेप्ट इन फिजिकल रियलिटी, ऐसे इसको समझेंगे। दूसरे तरीके से डिफाइन करना है और अगर बोले तो इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग कभी कोई पूछे आपसे तो बताएंगे। इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन देखो बार बार अप्लाइड पोर्शन आ रही है, अप्लाइड है, चीजें एप्लीकेशन में है, व्यवहार में आने वाली है ना। बीएससी में अप्लाइड पोर्शन नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो आपने गेन किया है, साइंस जो पढ़ा है ना आपने, कॉन्सेप्ट जो गेन किया है ना, उसका एप्लीकेशन होगा साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को ही तो सॉल्व करना है, मैंने पहले बताया था। इंजीनियर क्या करता है? जो समाज में प्रॉब्लम्स है उन्हीं को तो ठीक करना है ना, इसीलिए इंजीनियर। तो आप इस चीज के लिए बहुत ही खुश रहें कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अच्छे से पढ़े
अच्छा इंजीनियर बनेंगे जितना अच्छे तरीके से कवर करेंगे इंजीनियरिंग, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, सिर्फ बुक्स से नहीं। यू कैन नॉट लर्न इंजीनियरिंग थ्रू बुक्स। बुक्स के थ्रू आप इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते हैं। आपको नेचुरल सिस्टम्स को भी जो आपके सराउंडिंग में है और फिजिकल सिस्टम जो आपके सराउंडिंग में है उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी आपको एक खुले खुले भाव से देखना पड़ेगा, तब जाके बुक्स के थ्रू ही नहीं कि आप बुक्स से पढ़ते जा रहे हो। यू कैन नॉट लर्न इंजीनियरिंग थ्रू बुक्स। बुक्स के थ्रू आप सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं लर्न कर सकते हैं। आपको नेचुरल एंड फिजिकल सिस्टम सराउंडिंग यू जो आपके आसपास में है, आपका विजन वहां भी होना चाहिए, तब आप इंजीनियरिंग अच्छे से सीखोगे और बेहतरीन इंजीनियर बनोगे। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बुक्स से पढ़ के सब कोई इंजीनियर बन जाते हैं ना, तो फिर कितने हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इंजीनियर अगर बनना है तो आपको बुक पढ़ना है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का फिजिकल एप्लीकेशन भी देखना है। जो आपने थ्योरी पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या है, आप लिंक कर पा रहे हो कि नहीं प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, ये भी देखना है। नेचुरल सिस्टम से, फिजिकल सिस्टम से आप लिंक कर पा रहे हो कि नहीं। नेचुरल प्राकृतिक जो सिस्टम्स हैं, जो नेचर की हैं, या फिजिकल सिस्टम जो है जो इंसानों ने बनाई है, उससे लिंक कर पा रहे हो कि नहीं। जो आपने थ्योरी पढ़ी है, ये लिंकिंग अगर आ रही है, बुक से पढ़ रहे हो, लिंकिंग भी कर रहे हो प्रैक्टिकल सिस्टम से, नेचुरल सिस्टम से, तब जाके एक बेहतरीन इंजीनियर बनोगे आप। नो बुक मेक योर ए गुड इंजीनियर। कोई किताब आपको अच्छी इंजीनियर नहीं बना सकती है जब तक आपने चीजों को एप्लीकेशन भाव से देखना, एप्लीकेशन के रूप में देखना स्टार्ट नहीं किया। आपने चीजों को विजुअलाइज करना अगर स्टार्ट नहीं किया है, सिस्टम्स को जो आपके सराउंडिंग में है, जो एक्चुअली बाहर दिख रही हैं, उनको भी रिलेट करना है, तब जाके आप इंजीनियर एक अच्छा इंजीनियर बनेंगे और अच्छा इंजीनियर देश के लिए, दुनिया के लिए साबित होंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। ये है इंजीनियरिंग के बारे में, आपको याद रखना है। कभी आपसे कोई पूछे इंजीनियरिंग क्या है, बीएससी में डिफरेंस क्या है, सीधा पकड़ेंगे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाला। बीएससी में नहीं है, इंजीनियरिंग में है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे इंजीनियरिंग क्या है। और इंजीनियर वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई थी मैंने पहले बता दी। बीएससी के बारे में डिफरेंस आपको क्रिएट हो चुका है। साइंस स्टार्ट कैसे होती है ये मैंने बता दिया। कोई थ्योरी और कोई प्रिंसिपल कैसे बनता है ये मैंने बता दिया। लॉ का बचा हुआ है, कोई नियम कैसे बनता है मैं उसको भी बता देता हूं एक हिंट के तौर पे। अभी आ ही रहा हूं मैं उस पर, ठीक है। हाँ, अब बात आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि वो रिजिड बॉडीज की बात करता है। और बॉडीज, दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो रिजिड हो। रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप किसी भी बॉडी पे थोड़ा सा भी अगर फोर्स, बल लगाते हो या मूवमेंट लगाते हो, उसके पार्टिकल्स के डिफॉर्मेशन होना जायज है, होगा ही होगा, चाहे वो माइन्यूट हो, बट होना है। तो इनफाइनाइट स्टिफनेस की बॉडी इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इनफाइनाइट स्टिफनेस का मतलब क्या है? इनफाइनाइट स्टिफनेस मींस डिफॉर्मेशन इज जीरो। तो इनफाइनाइट स्टिफनेस बॉडी इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ध्यान रखना है। बट इफ यू वांट टू मेक योर इंजीनियरिंग सिंपल, है ना, तो आइडियल, अगर आप आइडियलाइजेशन करना चाहते हो क्योंकि चीजें सिंपल हो जाए, तो हम लोग रिजिड बॉडी को पढ़ते हैं। रिजिड बॉडी क्या है मैं बात करूंगा, बट डिफॉर्मेबल बॉडी की हम लोग बात नहीं करते हैं। और डिफॉर्मेशन की बात करते भी है तो माइन्यूट डिफॉर्मेशन, एक छोटी सी डिफॉर्मेशन, डिफरेंशियल डिफॉर्मेशन की पढ़ाई करते हैं, लार्ज डिफॉर्मेशन नहीं। लार्ज डिफॉर्मेशन हम लोग डील नहीं करते इंजीनियरिंग में। उसके लिए फिर लोग पीएचडी करते हैं। जो हमारे लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं वो जानते हैं कि लार्ज डिफॉर्मेशन जो है वो पीएचडी थीसिस में डील होती है, यहाँ पे डील नहीं होती इंजीनियरिंग में। हम लोग रिजिड बॉडीज पढ़ते हैं और डिफॉर्मेशन पढ़ते भी है तो बहुत ही माइन्यूट डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं, हल्का सा डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। डिफरेंशियल चीजें होंगी, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो ना, डिफरेंशियल डीएक्स, ऐसा डिफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, लार्ज नहीं। तो उसके पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आने के पहले पहले आप ये समझे कि दुनिया में जितनी भी आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं, जो आप देखते हो, जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, ये सारी चीजें कैसे डील होती है। इन सारी चीजों को डील करने के लिए एक मैकेनिक्स है, और जिसके अंदर में ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आती है ना, वो ब्रॉड मैकेनिक्स है। तो उसको पहले बोलने से पहले, उसका नाम लेने से पहले पहले आपको मैं समझाऊं वो कहानी जो आपने बचपन से क्या देखा है। आपने अपने सराउंडिंग में बचपन से लेके अभी तक क्या देखा है? लाइट देख रहे हो, यस। हवाएं चलती हैं, विंड चलती है, यस। साइक्लोन आपने देखा है,
बारिश हो रही है ये देखा है, रात होती है, दिन होता है आपने ये देखा है, लोगों की गाड़ी को मूव करते हुए देखा है आपने, ट्रेन चल रही है, एरोप्लेन चल रही है ना, हवाएं चल रही हैं, दिन रात का होना, आप सब ये चीज देख रहे हो। आप फुटबॉल को देख रहे हो, फुटबॉल खेलना आपने, क्रिकेट खेला है, ये चीजें देखा है आपने कि कैसे बॉल मूव करती है ना, फुटबॉल को देखा आपने, अलग अलग गेम्स को देखा है। तो ये जितनी जो मोशंस की चीजें हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, ये जितनी चीजें हैं ये कम्स अंडर द परव्यू ऑफ वन मैकेनिक्स, कम्स अंडर द क्लास ऑफ वन मैकेनिक्स नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये चीजें आती हैं। जितनी लार्ज साइज चीजें देख रहे हो ना, लार्ज लाइज बॉडी, ऐसा बात कर लो, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं माइक्रॉन्स में, माइक्रोमीटर से लेते हुए और बड़े से बड़े कॉस्मोस तक चले जाओ, प्लैनेट्स तक चले जाओ, ये सारी चीजें, प्लैनेट्स की मोशन, आप ग्रहों की मोशन देखते हो, ये सारी चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आती है। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स इन चीजों को डील करती है। वही क्लासिकल मैकेनिक्स जिसका सबसे ज्यादा जो लॉज है, जो इन चीजों को गवर्न करता है, गति को गवर्न करता है, मोशन को गवर्न करता है, न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गवर्निंग ऑल दोज फिनोमेना अकरिंग इन नेचर। चाहे वो आप मोशन की बात कर लो, चाहे आप डिफरेंट डिफरेंट जो रेन होना, रेनफॉल होना, क्लाउड्स का देखते हो, प्लैनेट्स की मोशन की बात करते हो, न्यूटन्स की लॉ से सारी चीजें गवर्न हो जाती हैं, ठीक है। ये चीजें हैं और इन्हीं चीजों को साइंटिस्ट ढूंढते हैं। ये जितनी फिनोमेनाज हो रही हैं इनको एक रूल्स के फॉर्म में लेके आते हैं, जो नियम के फॉर्म में लेके आते हैं। जो भी आप फिनोमेना देखते हो, दिन रात होना, चीजों का मूव करना, है ना, जितने भी फिनोमेना देख रहे हो, इन सब चीजों को लोग एक रूल्स के फॉर्म में लेके आते हैं और उसी रूल्स को हम लॉज ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। उसी रूल्स को एक व्यवस्थित रूप में हम लोग लेके आते हैं। जितनी चीजें हैं साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करते हैं और एक व्यवस्थित रूप में, एक फॉर्मेट में लेके आते हैं, एक अच्छे फॉर्मेट में लेके आते हैं, जिसको हम रूल्स के नाम से जानते हैं और उसी को हम लॉज ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। जो साइंटिस्ट लॉज ऑफ फिजिक्स देते हैं, जो आप जानते हो फिजिक्स के नियम, ऐसे चीजें मूव करती हैं क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। ये क्लासिकल फिजिक्स मैं बात करूं, इसी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है। इसी क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडीज में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये इस चीजों से डील करती है। बट वो पार्टिकल साइज जो होगी ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो माइक्रोमीटर से आप ले सकते हो और प्लैनेट्स तक चले जाओ और आगे चले जा सकते हो, लार्ज से लार्ज बॉडी तक डील कर लेती है क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन की मैकेनिक्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, अगर मैं चार्जेस की बात करूं, तो आप कुलम्स के लॉ जानते हो, कुलम्स के लॉ इन चीजों को देखभाल कर लेती है। आप ओम्स की लॉ जानते हो, करंट की चीजों को देखभाल कर लेती है, वो सारा चीज इन चीजों को देख लेती है, ठीक है। ऐसी चीजें बनी हुई आपको जानते हो, बायोसेवर्ट लॉ है, आप मैग्नेटिक फील्ड में चले जाओ, फैराडेज की लॉ है। तो जितनी ये इलेक्ट्रिसिटी वाली पोर्शन है, इन चीजों के लिए साइंटिस्टों ने ये चीजें बना के रखी हैं। जो मोशन वाली पोर्शन है, इधर मैकेनिक्स की पोर्शन है, न्यूटन के लॉ से हम सारी चीजों को डील कर लेते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये चीजें आती हैं, ठीक है। उसी के अंदर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आती है, ठीक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद सिंगल पार्टिकल, द ग्रुप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रिजिड बॉडी। वही रिजिड बॉडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक पार्ट बनता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसी में से निकल के आती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप रिजिड बॉडीज के बारे में ही पढ़ते हो। कारण है, मैं बताऊंगा कि रिजिड बॉडी ही क्यों पढ़ते हैं हम लोग, बट आप ये समझेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये चीजें आती हैं। तो मैकेनिक्स को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। आप बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इंजीनियरिंग में हम क्वांटम मैकेनिक्स कब पढ़ेंगे, ऐसा मुझसे पूछते हैं लोग। या कभी कभी पूछते हैं कि यार हम लोग न्यूटन के अलावा रिलेटिविटी कब पढ़ेंगे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कब पढ़ेंगे, ऐसा भी लोग पूछते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कब पढ़ेंगे, ऐसा भी लोग पूछते हैं। तो आप इसकी चिंता ना करें, बिकॉज आप इंजीनियरिंग में क्या पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। आप क्लासिकल मैकेनिक्स को डील करते हैं, लार्ज साइज बॉडीज को डील करते हैं, उनकी मोशन, प्लैनेट्स की मोशन, गाड़ियों की मोशन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन चीजों से रिलेटेड चीजें डील करते हैं। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में डील नहीं करते। क्वांटम मीन्स क्या है, पार्टिकल की फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन, एटम्स, मॉलिक्यूल, इनकी फिजिक्स है वो। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, उसके अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है। तो मैं बता दूं मैकेनिक्स को, और मैं बताऊं तब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आऊंगा। मैकेनिक्स की बात करूं मैं, क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ठीक है। तो अगर मैकेनिक्स को पहले डिवाइड करें, उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं आपको बताऊंगा। मैकेनिक्स की अगर बात करूं मैं, तो मैकेनिक्स को बहुत सारे भाग में बांटा गया है ना? इसकी क्लासिफिकेशन है मैकेनिक्स की।
और इसी के मैकेनिक्स के अंदर में क्लासिकल मैकेनिक्स आ जाएगी। पहले आप ये समझ ले, फिर आप कौन सा मैकेनिक्स पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में ये आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरे मैकेनिक्स में आप अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, बिकॉज इंजीनियरिंग में वो मैकेनिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, आप उनको नहीं पढ़ते हैं। अपनी जो स्पेसिफिक ब्रांच है, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी नहीं पढ़ेंगे, और आपकी इंजीनियरिंग में भी वो नहीं होगा। वो अलग बीएससी के कोर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अलग अलग जगह आती हैं, ठीक है। लेकिन आप मेनली किस चीज से डील करते हो? क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डील करते हो। तो ये एक मैकेनिक्स है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स होगी। मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं कि कितनी मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं, कितना क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण कैसे किया गया है। एक क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, दूसरा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। और ऐसा बताओ, पहले मैं लिख लूं, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा मैकेनिक्स मैं पढ़ाऊंगा। इंजीनियरिंग के अलावा मैं कौन कौन सा मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा आगे चल के आपको बताऊंगा मैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तीसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम नाम सुना होगा आपने, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल फिजिक्स ही बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हो गई। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। ये इतनी मैकेनिक्स है अगर नॉर्मल ब्रॉड वे में बात करूं। और ये जो मैकेनिक्स है ये लार्ज बॉडीज को डील करती है ना, जो आप आम चाल, जो बोलचाल की भाषा में आप बॉल देखते हो, फुटबॉल देखते हो, प्लैनेट्स की बात कर लो, डस्ट पार्टिकल माइक्रोमीटर के रेंज में अगर बात करूं, हाँ एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर के रेंज की बात ये नहीं करता है। माइक्रोमीटर से आप ले सकते हो, उसके आगे जितनी भी साइज बढ़ाते जाओगे वो सारा क्लासिकल मैकेनिक्स डील करती है। और जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर न्यूटन के सारे रूल्स ऑफ नेचर, जो लॉज ऑफ नेचर हैं, लॉज हैं न्यूटन के, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसी के यूज से हम प्रकृति के सारे स्थूल स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं ना। जितने भी प्रकृति में फिनोमेना हो रही है ना, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप हाई स्पीड की बात करने लगते हो, अगर एक पार्टिकल आपने पकड़ा या एक बॉडी पकड़ा और उसकी स्पीड हाई हो चुकी है, आप पूछो कितना हाई, तो इतना हाई कि वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में उसके कंपेरेबल हो जाए। 10% स्पीड ऑफ लाइट 20% हो जाए, 30% हो जाए, 50, 60, 70, 80, 90, अगर उसके तुलना के बराबर हो जाए स्पीड, उस पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से तुलनात्मक अगर उसका होने लगे, उसका तुलना अगर करने लगे, तो उस तरीके की मोशन ये डील नहीं करता है, उस तरीके की मोशन ये डील करता है। तो हाई स्पीड्स को डील करता है ये, हाई स्पीड्स, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है, निर्वात में है, उससे अगर तुलना करने योग्य किसी की स्पीड हो गई किसी बॉडी की, तो फिर आपको यहां शिफ्ट होना पड़ेगा। इसमें बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बदलाव है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग आ जाती हैं। कोई इवेंट की बात करोगे, कोई इवेंट कब हो रहा है, इन चीज़ों की बात आ जाती है, स्पेस टाइम की बात यहाँ पर आ जाती है। तो बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। मास की चेंजेस जाती है, आपने सुना होगा रिलेटिविटी की जो फॉर्मूला है E=mc² वगैरह सब यहीं पे आती है ना। तो बहुत चेंजेस करने पड़ जाते हैं। नॉर्मली जो न्यूटन की जो आपने लॉ जो पढ़ा है ना, उसमें भी चेंजेस यहां हो जाते हैं। तो चेंजेस करने पड़ेंगे अगर हाई स्पीड से डील करने लगे तो, ठीक है। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर आपने बॉडी, आपकी जो बॉडी है वो पार्टिकल्स है, अगर पार्टिकल्स है, कण है, कण का मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं, या एटम्स, मॉलिक्यूल्स, अगर इन चीजों से रिलेट कर रहे हो आप, तो इस तरीके की स्टडी में आपको फिर क्लासिकल मैकेनिक्स हेल्प नहीं करने वाली है।